स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में इस सीरीज के जिसका नाम है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स। तो आज का एक आर्टिकल है 20 फरवरी के द हिंदू के का एडिटोरियल है। तो आइए देखते हैं इसको कि इस एडिटोरियल को पढ़ना कैसे है और इसमें से अपने काम की चीज़ें कैसे निकालनी है, एग्जाम से रिलेवेंट पॉइंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सो द क्लोजर देन एवर इंडिया एंड कतर हैव डीपेंड देयर टाइज डिस्पाइट डिफरेंसेस। तो ओवरऑल एक सेट किया जा रहा है कि ओवरऑल क्या फीचर रहने वाला है इस आर्टिकल का। तो दो कंट्रीज हैं, इंडिया एंड कतर। इन्होंने अपने deepened their ties, the countries have deepened their ties, India and Qatar, these two countries have deepened their ties despite differences. Means there are a couple of differences between India and Qatar, still these two countries have deepened their ties. So this is the overall, you can say, agenda of the editorial, overall perspective, overall summary, you can say, one line summary. So let's start. The visit of Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a decade after his last visit to India, has led to a reaffirmation of the deep ties between the two countries. First point, two countries. First of all, you should be aware of the location of the two countries. लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है एंड कतर कहाँ पे लोकेटेड है, ये चीज आप अपने मैप में चेक कीजिए और चेक करके देखिए कि दोनों का लोकेशन कहाँ पे है। व्हाट आर द नियर बाई सीज, नियर बाई गल्फ्स, एंड व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया एंड कतर के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी देखिए, जो रेलेवेंट सीज हैं, लैंड मास है, उनको देखिए। एंड ऑल्सो यू शुड बी looking, observing the orientation of these two countries. Like suppose this is the Tropic of Cancer, India is located over here. Then with respect to Tropic of Cancer, at what position Qatar is located? Where located? Qatar is where located? This type of observation you should be having. आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे अगर इंडिया है तो यहाँ पे अगर इंडिया है तो कतर कहाँ पे है, कितनी डिग्री पे है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, किस डायरेक्शन में कतर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको अपने एटलस में मैप के थ्रू ये ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, कतरी एमिर, इंडिया में जैसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो कतर में आमिर वाला सिस्टम है। तो थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपको होना चाहिए व्हाट इज दिस आमिर। पूरा नाम नहीं, अल थनी भी कर लेंगे, आपको आइडिया वैसे लगना चाहिए। बेसिकली ये छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट विजिट टू इंडिया अ डिकेड, एक दशक बाद आमिर का विजिट हो रहा है इंडिया में। एंड दिस हैज लेड टू रीअफर्मेशन ऑफ डीप टाइज। रीअफर्मेशन का मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड रीअफर्मेशन। Note down it for your vocabulary. While they do not always share the same worldview, both countries recognize each other's importance on the regional and global stage. They do not always share। वर्ल्ड व्यू के मामले में दोनों कंट्रीज का व्यू पर्सपेक्टिव सेम नहीं है, लेकिन दोनों जो हैं ये अपने एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। बात जब रीजनल और ग्लोबल स्टेज की आती है बात, तो उस मामले में दोनों कंट्रीज एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन चीज़ों को पहचानते हैं, उनकी वैल्यू समझते हैं। कहने का मतलब कि अगर बहुत सारे इश्यूज हैं ग्लोबल या रीजनल लेवल पे, तो दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंस तो है। कतर के लिए पैलेस्टाइन को लेकर कुछ और स्टैंड है, इंडिया के लिए इसराइल को लेकर के कुछ और स्टैंड है। कतर हो सकता है क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल के बेसिस पे कुछ और पर्सपेक्टिव रखता हो, इंडिया हो सकता है कुछ और रखता हो। ये इस तरीके के डिफरेंसेस तो हैं, स्टिल बोथ कंट्रीज रिकॉग्नाइज देयर ईच अदर्स इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल स्टेज। कतर इंडिया, फॉर कतर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि राइटर साहब आपको बताएंगे कि भैया एक दूसरे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कंट्रीज। बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, अगर दो कंट्रीज को आपस में अगर अपने संबंध मजबूत करने हैं, तो देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग फैक्टर कि आखिर वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे मजबूती से अपना संबंध को कैसे बढ़ाएं। व्हाई देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। अगर इंडिया और कतर की बात कर रहे हैं,
तो अगर ये रिलेशनशिप अगर मजबूत करने की बात कही जा रही है तो इंडिया शुड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड कतर शुड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप। जब दोनों को बेनिफिट होगा तभी तो रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। तो यहाँ पे अब कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे, फैक्ट में तो कुछ आपको फैक्टर्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पर बताया जाएगा कि व्हाई दिस रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ देम। सो फॉर कतर, कतर के लिए इंडिया इज ए ग्लोबली कनेक्टेड पावर मेंटेनिंग अ बैलेंस विद ऑल प्लेयर्स इन द वेस्ट एशियन रीजन इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान एंड इसराइल। इंडिया जो है एक कनेक्टेड पावर है। इंडिया के लिए इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट बैलेंसेस इट्स पोजीशन विद द डिफरेंट एंड डाइवर्स लेवल ऑफ कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया रशिया के साथ अगर ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ अपनी इक्वेशंस मजबूत कर रहा है, देन इंडिया इज आल्सो promoting its ties with the United States. Likewise, India is dealing with Iran and Israel both. तो इंडिया एक बैलेंस करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। और ये जो बैलेंसिंग वाली जो चीज है ना कि कनेक्टेड पावर, दिस इज वेरी गुड फैक्टर फॉर कतर है। कतर को ऐसा लगता होगा, भाई लगना चाहिए ना, कतर को कभी ईरान से जरूरत है, इजराइल से जरूरत है, तो कतर विल लुक फॉर हेल्प फ्रॉम अ ग्लोबली कनेक्टेड पावर लाइक इंडिया। नेक्स्ट the writer is saying that Indian expatriates का मतलब पता होना चाहिए। Expatriates basically means the Indians who are living in Qatar are often seen as the backbone of Qatari economic activity। एक बहुत अच्छा फैक्ट इससे रिलेटेड ये है कि कहा जाता है कि कतर में जो एक्सपैट्रिएट्स रह रहे हैं सारी कंट्रीज के, आउटसाइडर्स जो है कतर में, उसमें इंडियन सबसे ज़्यादा है, इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो अगर कतर की डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें हम, तो उस मामले में इंडियन एक्सपैट्रिएट्स का, इंडियन डायस्पोरा का रोल बहुत अच्छा है। तो कतर के लिए इंडिया इंपॉर्टेंस क्यों है? पहला पॉइंट दे दिया बैलेंस वाला, दूसरा पॉइंट दे दिया इकोनॉमी, कतर की इकोनॉमी में इंडियन एक्सपैट्रिएट्स का रोल। तो ये दो पॉइंट अपने नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए कतर क्यों है इंपॉर्टेंट? तो कतर इज अ गल्फ पावर। अब यहाँ पे गल्फ का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। आप अपना मैप ओपन कीजिए और उसमें ढूंढिए कि पर्शियन गल्फ क्या है और कहाँ है। तो पर्शियन गल्फ के आसपास की जो कंट्रीज हैं उन्हें गल्फ कंट्रीज कहते हैं। तो कतर को एक गल्फ पावर कहा जा रहा है, मतलब कतर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री है लोकेटेड अराउंड पर्शियन गल्फ। तो कतर इज अ गल्फ पावर, अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस। ऑब्वियस ही बात है, अगर एक्सपेट्रिएट्स कतर में रह रहे हैं तो वहां से रेमिटेंसेस इंडिया को आएंगे। एंड अ पार्टनर विद अ मेजर जियो स्ट्रेटेजिक रोल। कतर जो है इंडिया के लिए एक जीएस ग्लोबल लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। कतर ऑल्सो प्रोवाइड्स 45% ऑफ इंडियाज एलएनजी। एलएनजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो 45% ऑफ इंडियाज एलएनजी आर प्रोवाइडेड बाय कतर, which makes up about half of the bilateral trade of the $15 billion बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इस स्टेटमेंट में दो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं। पहला फैक्ट तो दिया जा रहा है कि इंडिया के एलएनजी का जो है कतर 45% है। दूसरा फैक्ट दिया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है, दैट ट्रेड मीन्स नॉट ओनली रिलेटेड टू एलएनजी, ट्रेड मीन्स ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड ऑफ द टू कंट्रीज इज ऑफ $15 बिलियन। अब ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है स्पेसिफिकली, देखिए सिर्फ इस स्टेटमेंट से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बट ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अगर एलएनजी इंपोर्ट्स की हम बात करें कि इंडिया का एलएनजी इंपोर्ट कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज हैं इंडिया के एलएनजी इंपोर्ट्स के लिए, तो आपको टॉप 3 कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। सिंपल सी बात, आपको टॉप 3 कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए कि एलएनजी कौन कहाँ कहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, उसमें से एक कतर आ जाएगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वाइल कतर इज होम टू ए यूएस मिलिट्री बेस, कतर जो है, कतर में एक मिलिट्री बेस है यूएस का। बहुत बड़ी बात है, कतर में यूएस का मिलिट्री बेस है विच हाउसेज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेस। ठीक है, इट हैज ऑल्सो होस्टेड ग्रुप्स सच एज हमास एंड तालिबान एंड मेंटेन्स टाइज विद रीजनल मिलिशिया ग्रुप्स। मिलिशिया क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट में कहा जा रहा है, जहां जैसे यहाँ पे ऊपर इन्होंने बोला राइटर साहब ने कि जियो स्ट्रेटेजिक रोल है कतर का। तो कैसे रोल है?
तो अगर ऊपर जैसे कहा गया कि इंडिया इज अ बैलेंसिंग पावर, तो उसी तरीके से कतर भी एक बहुत अपने आप में बैलेंसिंग पावर है। क्यों? क्योंकि अगर एक कतर यहाँ पे है तो कतर में यूएस का भी मिलिट्री बेस है, मतलब वेस्टर्न पावर्स जो हैं उन्होंने भी अपने वहाँ पे उनका स्टेक है। और जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास, तालिबान, वो भी कतर से उनके हेडक्वार्टर टाइप ऑफ है, वहाँ से वो ऑपरेट कर लेते हैं, उनके लोग वहाँ मिल लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा बैलेंसिंग पावर है कतर का। तो अगर कतर के साथ टाइज़ अच्छे रहेंगे तो होपफुली ऐसा माना जा सकता है कि अगर कल को तालिबान से या किसी उस तरीके के मिलिशिया ग्रुप से अगर नेगोशिएट करने की बात आएगी तो इंडिया कतर के थ्रू कर सकता है। इन इट्स रिसेंट डिसीजन टू ब्रॉडन इट्स एंगेजमेंट विद तालिबान रिजीम, देखिए आ ही गया यहाँ पे, रिजीम इन अफगानिस्तान, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज लीन्ड ऑन द कतरी लीडरशिप। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब झुकाव, उस ओर ओरिएंटेशन है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, वो तालिबान रिजीम जो है अफगानिस्तान का, उसके फॉरेन मिनिस्टर जो इंचार्ज हैं, उससे उनकी एक मीटिंग हुई थी कतर। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि रीसेंट डिसीजन जो था अभी जो कि ब्रॉडन इट्स एंगेजमेंट विद तालिबान। अभी इंडिया क्या कर रहा है कि तालिबान के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपने एंगेजमेंट को, नॉट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट को ब्रॉडन करने की कोशिश है, उसे थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसमें कतर का जो है, कतरी लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। मतलब इसको तालिबान के इशू से कनेक्ट किया हुआ है कतर की इंपॉर्टेंस को। ठीक है? तालिबान और का से अगर डील करना है तो उसमें कतर का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। ठीक है? इन एडिशन, the Qatari Army's decision to pardon 8 former Indian naval personnel reportedly accused of spying in 23 has helped forge a closer understanding. हुआ क्या था कि 2023 में एक्स इंडियन नेवी जो कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्हें स्पाइंग के जुर्म में वहां पे डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी 2023 में। उस मामले में उस टाइम एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया था, डिप्लोमेसी के लेवल पे इंडिया में काम किया गया। और उन जो इंडियन नेवी नेवल के पर्सनल थे, जो 8 लोग थे, उन्हें मतलब डेथ पेनल्टी से बचाया गया। उसमें जो आमिर साहब थे, जो भी जिन्होंने विज़िट किया, उनका डिसीज़न उनको पार्डन करने में, मतलब माफ़ी दे दी गई और उन्हें छोड़ दिया गया, सज़ा नहीं दी गई, फांसी की सज़ा नहीं दी गई। उसमें इनका डिसीज़न बहुत इम्पोर्टेंट था। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इससे ना ही यूपीएससी में क्वेश्चन आने वाला है ना ही कुछ। लेकिन अगर आपको यूपीएससी इंडिया कतर एग्जाम पे अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे आप एज ए एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस हो जाती है, ये चीज आपको जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है? इट इज फिटिंग एंड लॉन्ग ओवर ड्यू दैट इंडिया है आफ्टर द टॉक्स इन दिल्ली, इंडिया एंड कतर डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है? ये सिंपल सा बताया जा रहा है कि अभी जो विजिट हुई, जो टॉक्स हुई अभी रिसेंटली, कतर के आमिर जब इंडिया विजिट किए तो दिल्ली में जो टॉक्स हुए, टॉक्स के बाद इंडिया एंड कतर ने अपनी टाइज को अपग्रेड किया है। अपग्रेड करके उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे पहुंचाया है। अब ये बहुत अच्छा की टर्म है, आपको फॉरेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत बार सुन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके साथ-साथ आपको ये भी पता होने चाहिए कि हू व्हाट आर दोज़ मेजर कंट्रीज़ जिनके साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बिकॉज़ इससे पीटी में भी क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। Given that India already has a strategic partnership signed with Gulf Cooperation Council, including UAE, Saudi Arabia, Oman and Kuwait। अब इसमें दो बातें हैं। पहली तो एक अच्छा सा टर्म आ रहा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो आपको पता होना चाहिए कि जीसीसी है क्या। ठीक है? व्हाट इज जीसीसी? जीसीसी के मेंबर्स कौन से हैं? सारे मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीसीसी क्या है, जीसीसी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया जीसीसी रिलेशन पे आपको पता होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट का मेन क्रक्स क्या है कि जीसीसी के जो मेंबर्स हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड कुवैत। जीसीसी जीसीसी के और भी मेंबर्स हो सकते हैं, बट इन चार मेंबर्स के, एक, दो, तीन और चार, इन चार जीसीसी मेंबर्स के साथ भी इंडिया का क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब इसमें एक कतर भी ऐड हो गया।
तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ऑफ विच ऑफ द जीसीसी कंट्रीज इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आपको 5 कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए और इनके लोकेशंस भी पता होने चाहिए। ठीक है। दे ऑल्सो साइन, दे मीन्स इंडिया एंड कतर। यहाँ पे जिस चीज पकड़िएगा, दे का मतलब इन कंट्रीज की बात नहीं की जा रही है, दे का मतलब इंडिया और कतर की बात की जा रही है। ऑल्सो साइन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड MOUs, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एरियाज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ठीक है, ओवरऑल आइडिया दिया गया कि कतर का जो विजिट था, एंड ऑल्सो दे अग्री टू डबल बायलेटरल ट्रेड बाय 2030 एंड कतर इज टू इन्वेस्ट $10 billion इन इंडिया इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड अदर एरियाज। तो ये जो है यहाँ पे ओवरऑल बताया जा रहा है कि व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द विजिट। हाइलाइट्स ऑफ द विजिट क्या है? ठीक है, पहला विजिट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दूसरा विजिट है DTA। ठीक है, थर्ड हाइलाइट क्या है? पहला हाइलाइट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दूसरा हाइलाइट DTA, थर्ड हाइलाइट कुछ MOU साइन हुए हैं, फोर्थ हाइलाइट ट्रेड टारगेट। ट्रेड टारगेट क्या क्या है? तो दे अग्री टू डबल बायलेटरल ट्रेड, मतलब अभी हमने ऊपर देखा कि $15 बिलियन है, तो उसको डबल करके 30 बिलियन करने का है बाई 2030 तक। ठीक है, उसके बाद अगला हाईलाइट क्या है? अगला हाईलाइट आपका हो गया कि कतर विल इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना है कतर को $10 बिलियन। तो अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स, वैसे चांसेस कम है ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के, बट स्टिल आप अपने नोट से बना सकते हैं कि जब आमिर साहब ने विजिट करा इंडिया, तो उस विजिट के बेसिक मेन हाइलाइट्स क्या थे। तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात करें कर रहे हैं राइटर साहब कि ज्वाइंट इट्स रीडाउट्स ड्वेल्ट, ड्वेल का मतलब क्या है? Dwelt is a verb form of the word called dwell। तो dwelt। तो बेसिकली आपको dwell का मतलब पता होना चाहिए। ऑन द बायलेटरल bonhomie, bonhomie का मतलब पता होना चाहिए क्या दोस्ताना है। द जियोपॉलिटिकल अंडरटोन्स ऑफ देयर समिट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जियोपॉलिटिकल अंडरटोन्स, अंडरटोन का मतलब पता होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड है जिसके अंदर, जिसके इन्फ्लुएंस में, जिसके इम्पैक्ट या जिसके कौन सा बैकग्राउंड है जिसके अंतर्गत ये समिट हुआ है, उस बैकग्राउंड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बता रहे हैं कि जो आमिर साहब का विजिट है कम्स अमिड्स टर्मोइल इन द गल्फ रीजन। गल्फ रीजन में टर्मोइल आया हुआ है, उथल पुथल मचा हुआ है गल्फ रीजन में, और उस उथल पुथल के दरमियान आमिर साहब का विजिट हुआ है। किस तरीके का उथल पुथल है? इसराइल गाजा कन्फ्लिक्ट के ऊपर ट्रंप साहब जो है उन्होंने आउटरेजियस प्लान, आउटरेजियस का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो अभी रिसेंटली जो इसराइल गाजा कन्फ्लिक्ट है, तो ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जितने पैलेस्टीनियंस हैं उनको गाजा से हटाओ और दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करो, और पैलेस्टाइन का जो रीजन है उसको डेवलप करके कुछ दूसरा कुछ बना दो। तो ये बहुत ही अजीब तरीके का है कि वहाँ पे अगर पैलेस्टीनियंस इतने दिन से रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, और आप उनको कह रहे हो कि अपने घर से ही निकाल के भगा दो, हटा दो। तो ये बहुत ही अजीब सा प्लान था ट्रम्प साहब का। मतलब प्लान है ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आमिर साहब का इंडिया विजिट। ठीक है, 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को फ्रॉम देयर होम टाउन इन द नेम ऑफ रीजनल पीस, मैंने अभी बताया आपको। एवरी कंट्री इन द गल्फ रीजन हैज वॉइस्ड इट्स अपोजिशन टू द ट्रम्प्स अनाउंसमेंट। बेसिकली कंट्री, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ रीजन की सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है अभी। तो गल्फ रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं, दे हैव वॉइस्ड देयर अपोजिशन टू द ट्रम्प अनाउंसमेंट, एंड न्यू दिल्लीज रिलेटिव साइलेंस हैज बीन नोटेड। तो मेजर कंट्रीज ने ट्रम्प साहब के इस प्रोपोजिशन को, ट्रम्प साहब के इस जो इन्होंने प्रपोज करा है इसको, तो मेजर कंट्रीज ने रिजेक्ट करा है, अपोजिशन दिया है, बट न्यू दिल्ली ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये इस ट्रम्प साहब के इस पोजीशन का विरोध करता है या उसका सपोर्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए। इन कमिंग डेज में आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया की, इंडिया अपना कोई स्टैंड देगा इस पॉइंट पे। While the joint statement said that both sides conveyed their respective position on the Israel-Hamas issue, it did not detail those position। ठीक है, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। एज अरब, GCC एंड OIC,
तीन ग्रुपिंग्स की बात की जा रही है यहाँ पे। कौन कौन सी ग्रुपिंग्स? अरब, जीसीसी एंड ओआईसी। ओआईसी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है। तीन ग्रुपिंग्स, अरब कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अरब ग्रुपिंग में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जीसीसी में कौन कौन सी आती हैं, और ओआईसी में कौन कौन सी आती हैं। ये आपके लिए वर्क करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कमेंट में बताइए, आई विल मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए इन तीनों की, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, की टर्म है आपके लिए। So as these members meet this week to discuss the challenge from developments in Gaza, the India-Qatar talks may have delivered the opportunity for both sides to bridge that divide between them, even as Delhi and Doha. Doha क्या है? Doha, आपको लोकेशन देखिए दोहा का। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर, कमिटेड टू अ मच स्ट्रॉन्गर फॉरवर्ड लुकिंग बायलैटरल पार्टनरशिप। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि अभी तो अरब, जीसीसी और ओआईसी जो मेंबर्स हैं वो अभी रिसेंट वीक्स में, अभी हाल फिलहाल में मिलने वाले हैं, मीटिंग करेंगे आपस में। और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं गाजा में, चाहे ट्रम्प साहब का जो प्लान है उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे कंट्रीज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और कतर के बीच का जो टॉक्स है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ताकि ये कंट्रीज अपने जो डिफरेंसेस है उसको ब्रिज करें और एक स्ट्रॉन्गर फॉरवर्ड लुकिंग बायलैटरल पार्टनरशिप की ओर बढ़ें। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आइडिया इस आर्टिकल का। इस आर्टिकल में हमने देखा, क्या क्या देखा? पहले तो हमने कुछ बेसिक चीजें देखी इस आर्टिकल में कि कैसे, पहले तो हमने लोकेशन के ऊपर देखा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और कतर का लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। लोकेशन पता होना चाहिए। रिलेशन, इंडिया कतर रिलेशंस के क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स हैं ये पता होने चाहिए। हाउ, ऑन व्हाट पॉइंट्स द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कतर कैन कन्वर्ज, आपस में मिलजुल के काम कर सकते हैं। एंड व्हाट कुड बी द चैलेंजेस ऑफ इंडिया एंड कतर रिलेशनशिप। तो चैलेंजेस में आप ये गाजा वाला पॉइंट दे सकते हैं। और पॉजिटिव तो बहुत कुछ है, पॉजिटिव में बहुत कुछ, जैसे एलएनजी इंपोर्ट हो गया, बायलैटरल ट्रेड हो गया, ठीक है, डायस्पोरा वाला एंगल हो गया, इंडिया एज अ ग्लोबली कनेक्टेड पावर हो गया। तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, इन पॉइंट्स को यू शुड नोट डाउन। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं, या कुछ मैंने जो की टर्म्स हाईलाइट किए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इन चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए। और जो हाइलाइट्स हमने अभी देखे, जो हाइलाइट्स आइडेंटिफाई करे हमने इस रिसेंट विजिट के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड देन वी ऑल्सो सॉ सम वोकेबुलरी, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स इससे मिले उसको भी हमने देखा। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। इन चीज़ों का ओवरऑल जो एक नोट्स है, मैं यहीं पे दे रहा हूँ। बट स्टिल आपको कोशिश करनी चाहिए नोट्स खुद से बनाने के, क्योंकि हम जब खुद से नोट्स बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है।